क्या रूस की सेना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलवान और कश्मीर में तैनात करने वाले हैं? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत और रशिया के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत भारत में रूस के 3000 सैनिक तैनात होने वाले हैं। सैनिकों के अलावा कुछ रूसी एयरक्राफ्ट और नेवी शिप्स को भी भारत में तैनात किया जाएगा। भारत अपनी मर्जी से इन सैनिकों की तैनाती जहां चाहे वहां कर सकता है। बस एक शर्त है कि आप इन 3000 सैनिकों को अलग अलग तैनात नहीं कर सकते, एक ही जगह एक साथ तैनात करना होगा। ये पैक्ट पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों के लिए लागू होता है। वैसे तो इस पैक्ट पर साइन पिछले साल ही दोनों देशों ने कर लिए थे मॉस्को में, पर इसकी डिटेल हाल ही में रूस के ऑफिशियल लीगल इंफॉर्मेशन पोर्टल पर शाया हुई है, छापी गई हैं इसकी डिटेल्स। इस पैक्ट की डिटेल एक ऐसे समय में आई है जब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ कुछ अधिक झुकता हुआ दिख रहा है। भारत के साथ अमेरिका के कितने तल्ख रिश्ते रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, ये राजदूत के दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर इन दिनों कितना मेहरबान रहा है। अब पाकिस्तान के पास एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने की अपॉर्चुनिटी। एक राउंड की बातचीत हो चुकी है, अस्थायी सीज़फायर आज ख़त्म हो जाएगा। क्या इसके बाद जंग फिर से शुरू हो सकती है? ईरान के मन में शंका तो पैदा हुई है कि अमेरिका फिर एक बार हमें झांसा देने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने कहा है कि आपने हॉर्मूज़ में, मतलब अमेरिका ने हॉर्मूज़ में जो हमारी नाकाबंदी की हुई है वो सीज़ फायर का उल्लंघन है। ऊपर से अमेरिका ने ईरान का एक जहाज़ कब्ज़ा भी लिया है, उस पर हमला किया था, जिससे ईरान और अधिक नाराज़ है। वो इसे अमेरिका की दादागिरी कह रहा है। इसलिए जब पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत का मंच सज चुका है, तब सिर्फ इंतज़ार ईरान का किया जा रहा है। बकौल ट्रंप, अमेरिका की टीम तो बातचीत के लिए कल ही रवाना हो चुकी थी। हालांकि अब तक पाकिस्तान में उनका डेलीगेशन लैंड नहीं किया है, जबकि ट्रंप ने 20 अप्रैल को ही कह दिया था कि उनका डेलीगेशन निकल चुका है। पता नहीं हवा में कहाँ अटके हुए हैं वो लोग। अब तक पाकिस्तान ने अमेरिका की डेलीगेशन को पहुँचने की जो खबर है वो नहीं बताई है। ईरान भी अब तक बातचीत के लिए नहीं माना है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया और ईरानी डेलीगेशन अड़ा रहा, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसी बात से नाराज़ होकर ईरान पर फिर से हमले शुरू कर देंगे? आज के शो में इसी बात का पता लगाएंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि भारत और रूस के बीच क्या डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस और भारत के बीच हुए डिफेंस पैक्ट की, फिर ईरान वॉर से जो जुड़े अपडेट्स हैं वो आपको देंगे। जहां एक तरफ पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, जहां ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच तनाव हर दिन एक नए स्तर पर पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा खेल खेला गया है जो शोर से दूर है। ये कहानी है भारत और रूस के बीच हुए रिलोस समझौते की, जो सालों की तैयारी, बदलती दुनिया और मजबूरी से पैदा हुई रणनीति का नतीजा है। मजबूरी से पैदा हुई रणनीति के बारे में अभी आपको समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर इस समझौते को समझना है तो उसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि 1990 के दशक से करनी होगी, जब सोवियत यूनियन टूटा और रूस की नई पहचान के साथ सामने आया। तब 1993 मतलब 1993 में भारत और रूस के बीच एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। ये वही नींव थी जिस पर आने वाले 30 सालों की पूरी साझेदारी खड़ी हुई। इस एग्रीमेंट के तहत भारत को रूस से हथियार, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी मिलती रही। भारत की सेना का जो बड़ा हिस्सा है, चाहे वो एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI हो या कोई और दूसरा उपकरण हो, रूस के साथ मिलकर वो बनाते रहे। 2000 के दशक में ये रिश्ता और गहरा हुआ, वो इसलिए क्योंकि पुतिन रूस की सत्ता पर आ चुके थे। वो भारत की सरकारों के साथ, अलग अलग सरकारों के साथ मिलकर अलग अलग तरह के समिट करने लगे, ताकि जो दोनों देश हैं उनकी दोस्ती मजबूत हो सके। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल जैसे जॉइंट प्रोजेक्ट सामने आए, जो दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन असली मोड़ 2010 के बाद आया। दुनिया बदल रही थी, अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ रहा था।
भारत ने अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत किए और 2016 में भारत अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ। इससे दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये जो इस्तेमाल था वो सीमित रूप में था। यहीं से भारत ने मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई, यानी एक साथ कई ताकतों के साथ संतुलन बनाना। पर इस संतुलन में भी रूस की भूमिका कम नहीं हुई। 2018 में भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, उसका फैसला लिया, जबकि अमेरिका इसके खिलाफ था और प्रतिबंधों की धमकी तक दे रहा था। इसके बावजूद भारत पीछे नहीं हटा। अब यहीं से रिलॉ समझौते की कहानी शुरू हुई जो रशिया और भारत के बीच हुआ है। 2018 में पहली बार भारत और रूस के बीच इस तरह के लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू हुई। उस समय ये सिर्फ एक आइडिया था कि जैसे भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है वैसे ही रूस के साथ ही एक सिस्टम बनाया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 2019 से 2021 के बीच कई समिट हुई, कई मीटिंग्स हुई। 2021 तक ये समझौता लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन तभी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया 2022 में। हम बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर की। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, बैंकिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सप्लाई हर चीज़ प्रभावित हुई। इसका असर भारत पर भी पड़ा। भारत की सेना में जो रूसी उपकरण थे उनके स्पेयर पार्ट्स और मैनेजमेंट करने में दिक्कत आने लगी, उनके मेंटेनेंस में भी दिक्कत आने लगी, दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में भारत और रूस दोनों के लिए ज़रूरी हो गया कि उनके बीच एक लॉजिस्टिक और का सपोर्ट होना चाहिए, सप्लाई चेन बननी चाहिए और एक मजबूत सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इसी बीच बातचीत जारी रही। उस पैक्ट की टेक्निकल मुद्दे, शब्दों की बारीकियां और कानूनी प्रक्रियाएं, इन सब ने समझौते को लंबा खींच दिया। साइन ये हो जाना था पहले ही, लेकिन ये लंबा खिंचता गया अलग अलग वजहों से। लेकिन आखिरकार 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में ये समझौता साइन हुआ। इसके बाद रूस ने दिसंबर 2025 में इसे अपनी संसद से भी मंजूरी दे दी और फिर 12 जनवरी 2026 से ये आधिकारिक रूप से लागू भी हो गया है। लेकिन हुआ ये कि अप्रैल 2026 में अभी ही इसके पूरे जो विवरण हैं वो सार्वजनिक हुए हैं और तब जाकर दुनिया को इसकी असली गहराई समझ में आई है। अब सवाल ये है कि समझौते में ऐसा क्या है जो इसे इतना ख़ास बनाता है। रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, नाम सुनने में तकनीकी लगता है लेकिन इसका मतलब सीधा है। दोनों देश एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ फ्यूल भरने, तेल भरने या मरम्मत तक सीमित नहीं है। इस समझौते के तहत भारत और रशिया एक दूसरे के सैन्य ठिकानों यानी एयर बेस, नेवल बेस और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जहाज़ हैं वो बंदरगाह पर आके रुक सकते हैं, उन्हें फ्यूल मिल सकता है, मरम्मत हो सकती है, विमान जो है वो एयरबेस पर उतर सकते हैं, उन्हें ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा, सैनिकों को रहने और खाने और मेडिकल ट्रांसपोर्ट की सब सुविधाएं मिलेंगी। पर सबसे बड़ा और सबसे अलग प्रावधान है जो इस पूरे पैक्ट को अलग बनाता है, वो है सैनिक की तैनाती। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के इलाके में एक साथ 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तक तैनात करेंगे। और ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर जंग जैसी स्थिति में भी ये सब लागू होता है। यही वो बिंदु है जो इस समझौते को बाकी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट से अलग बनाता है। भारत ने अमेरिका के साथ भी समझौता किया है इसी तरह का, लेकिन उसमें इस तरह की तैनाती का जिक्र नहीं है, अनुमति नहीं है। यानी रूस को जो ऑपरेशनल पहुंच मिली है वो किसी और देश को नहीं मिली है, और हमें भी रूस की ज़मीन में जो पहुंच मिली है वो किसी अन्य देश के पास नहीं है इस तरह की पहुंच। पर सब कुछ हरा हरा ही नहीं है इस समझौते में, कहीं कहीं पतझड़ है, सूखा भी पड़ा हुआ है। ये समझौता जो है वो दोनों देश के लिए है। अगर भारत 3000 जो रूसी सैनिकों को किसी सेंसिटिव इलाके, जैसे हम कह रहे हैं कि कश्मीर या गलवान में लगा लेता है, तो रशिया भी भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा कर सकता है। उन्हें भी वो यूक्रेन की बॉर्डर पर तैनात कर सकता है, क्योंकि समझौते के मुताबिक भारत की भी तो 3000 सैनिक रशिया में तैनात होंगे। अब अगर इन भारतीय सैनिकों को यूक्रेन की बॉर्डर पर तैनात किया गया तो यूरोप को इससे बड़ी दिक्कत होने वाली है। अभी भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। ब्रिटेन के साथ भी इस तरह का समझौता हम पहले कर चुके हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका से धक्का खाया हमने, उसके बाद ही हम
यूरोप की तरफ देख रहे हैं। उसी के नतीजे में ये डील्स हुई थी। पर रूस के साथ अगर जो डील हुई है और उसमें हम यूक्रेन की बॉर्डर के पास अपने सैनिकों की तैनाती कर देते हैं, तो ये मामला बिगड़ सकता है, यूरोप के साथ जो संबंध है वो डगमगा सकते हैं। पर वाकई ऐसा होगा क्या? हमारा मानना है कि दोनों ही पार्टी यानी भारत और रूस इस तरह के कदम उठाने से बचेंगे। सोचिए, अगर रूसी सैनिक चीनी बॉर्डर पर खड़े हो गए तो जिनपिंग और पुतिन के बीच तलखी कितनी बढ़ सकती है, और उसका खामियाजा भारत को ही उठाना पड़ेगा। उसी तरह यूक्रेन बॉर्डर पर तैनाती के संदर्भ में भी ये बात पूरा हो सकता है। इसीलिए दोनों देश इस तरह की तैनाती से बचेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अब इस पैक्ट से भारत का और क्या फ़ायदा होगा? आर्कटिक क्षेत्र में भारत की पहुंच बढ़ने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। रूस के व्लादिवोस्तोक से मुरमांस्क तक का जो फैला उत्तरी समुद्री रास्ता है, वो भारत के लिए खुल जाएगा। इससे एनर्जी सप्लाई के नए रास्ते बनेंगे, खासकर यमाल प्रायद्वीप से आने वाली गैस के लिए। यानी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक तरफ बंद है, गैस और तेल की सप्लाई भारत नहीं आ पा रही है, कम आ पा रही है, ऐसे वक्त में भारत ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नया रास्ता खोजा है। हालांकि ये रास्ता कब तक काम में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए जो छूट दी थी, अब वो छूट ख़त्म कर दी है। उसे रिन्यू करने से अमेरिका ने मना कर दिया है। हॉर्मुज़ बंद है, एक तरफ ईरान बैठा है तो एक तरफ अमेरिका। खाड़ी देशों का धंधा जो है इससे ठप पड़ा हुआ है। वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हॉर्मुज़ खोल दो, लेकिन अमेरिका अपनी नाकाबंदी जो हटाने को तैयार नहीं हो रहा है। ईरान ने जैसे ही लेबनान में सीज़फायर हुआ था, हॉर्मुज़ खोल दिया था, लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी और उसके जहाज़ पर जब हमला हुआ ईरान के जहाज़ पर, उसके विरोध में ईरान ने फिर हॉर्मुज़ बंद कर दिया। ईरान कह रहा है कि जब तक हमारा ब्लॉकेड, जो अमेरी ब्लॉकेड लगा हुआ है, वो ख़त्म नहीं होता, हम बात नहीं करेंगे। वी विल नॉट नेगोशिएट अंडर द शेडो ऑफ थ्रेट्स। इस्लामाबाद में मंच सज चुका है। ट्रंप के मुताबिक तो अमेरिकी टीम कल ही रवाना हो गई, जैसे हम बोल रहे थे कि उनका अभी तक पता नहीं है। अगर अमेरिकी टीम इस्लामाबाद पहुंच जाए तो पाकिस्तानी पत्रकारों को उस टीम की फ़ोटो ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ईरानी अगर नहीं आए तो ट्रंप अपनी टीम को वापस बुलाकर ऐसा ना कह दें कि हम तो बातचीत के लिए इस्लामाबाद गए ही नहीं। ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, पर ईरानियों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। ट्रंप ने अब कह दिया है कि मुझे इस हमले के लिए, ईरान पर हमले के लिए इसराइलियों ने नहीं मनाया है, मैं खुद ही ईरान पर हमला करना चाहता था इसलिए किया। अब ट्रंप ने अपनी बीबी नेतन्याहू को तो बचा लिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ईरान पर असल में हमला हुआ क्यों, इससे अमेरिका को क्या मिला। शायद वो बात बता भी ना पाए, आने वाले वक्त में भी ना बता पाए। 2 बार उनके कार्यकाल में ईरान पर हमला हुआ है, दोनों बार बातचीत के दौरान ये हमले हुए हैं, इसलिए ईरान भरोसा नहीं कर पा रहा है। इस्लामाबाद में जो तैयारी हुई है उस पर अल जज़ीरा की रिपोर्टर किम्बर्ली हालकेट ने, जो समय इस्लामाबाद में ही रिपोर्ट कर रही, उन्होंने लिखा है कि स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हम निश्चित रूप से इतना जानते हैं कि वैंस, विटकॉफ और कुशनर अभी तक वॉशिंगटन से रवाना नहीं हुए हैं। वाइट हाउस उनकी विज़िट के बारे में चुप्पी साधे हुए है। पाकिस्तानी उम्मीद कर रहे हैं कि वो बुधवार की सुबह तक वॉशिंगटन से रवाना हो जाएंगे, मतलब अमेरिकी टीम रवाना हो जाएगी और बुधवार की देर शाम तक इस्लामाबाद में सीधी बातचीत होगी, मतलब पाकिस्तानी होपफुल हैं। जो भी अपडेट होगा इस पर खबरगांव पर आपको मिलता रहेगा। इसी नोट पर आज का राजदूत ख़त्म करते हैं। इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।